dear student of standard 9th, and today we are going to discuss on question answer of chapter number first. Okay, rise of British rule in India. Before we can start the lecture, एक बार फटाफट एक शॉर्ट समरी पूरे लेसन की डिस्कस कर ले ताकि आपको पूरा लेसन मेमोराइज हो जाए. ओके, नाउ द फर्स्ट थिंग, यूरोपियन दे कम टू आवर कंट्री फॉर ऑल द स्पाइसेस. मुस्लिम बहुत सारी चीज़ें थी जो इंडिया से वो लोग मतलब ले आते थे. इंडिया वॉज अ सुपर पावर कंट्री एट ए टाइम, एंड मुस्लिम टर्क ने कॉन्स्टेंटिनोपल कैप्चर कर लिया, उनका लैंड रूट ब्लॉक कर दिया. नाउ उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है टू डिस्कवर द सी रूट. कोलंबस एक्सीडेंटली अमेरिका डिस्कवर कर लिया. फिर वास्को द गामा फाइनली 1498 में कैलिकट आता है, किंग जेमोरिन परमिशन दे देता है. दीव दमन गोवा में अपने ट्रेडिंग इस्टेब्लिश करते हैं 1498 से. एंड उसके बाद डेनिश लोग आते हैं, फिर डेनमार्क से लोग आते हैं, हॉलैंड से आते हैं. आफ्टर डेट ब्रिटिशर्स भी आते हैं. रिमेंबर हॉकिंस सूरत में आया था. ओके, एंड देन फ्रेंच लोग आते हैं. अल्टीमेटली इनके भी जो थोड़ा बहुत स्ट्रगल होता है, स्पेशली फ्रेंच एंड द ब्रिटिशर्स, एंड ब्रिटिशर्स वेर द अल्टीमेट विनर. फिर बाद में बैटल ऑफ प्लाजी में क्या हुआ था, डेट वी आर गोइंग टू सी इन अवर क्वेश्चन आंसर. एंड बैटल ऑफ बक्सर हुआ था. ब्रिटिशर्स के टाइम पे इकोनॉमिकली हमारा कंट्री पूरा कंगाल हो गया था, रूइन कर दिया था बिकॉज ऑफ देयर पॉलिसी एंड ऑल दैट. एंड सबसे लास्ट में देर आर सम पॉजिटिव साइड्स ऑफ द ब्रिटिश रूल ऑल्सो डेट वी आर गोइंग टू सी. ओके, सो ओवरऑल यू गॉट द आइडिया. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर फर्स्ट क्वेश्चन. हियर इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन. मैं रीड कर रहा हूँ. यूरोपियन फेल्ट द नीड टू डिस्कवर अ न्यू सी रूट टू इंडिया, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट. ये 2 या 3 मार्क्स में आ सकता है. वेल, क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि यूरोपियंस को ज़रूरत पड़ी सी रूट डिस्कवर करने की. अगर मुस्लिम टर्क कॉन्स्टेंटिनोपल कैप्चर नहीं करते तो उनको क्या प्रॉब्लम थी, लैंड रूट से आते जाते रहते. पर जब वो लैंड रूट ही ब्लॉक हो गया तो फिर उनको घूम के आना पड़ा. ओके, तो यही सब हमको मेंशन करना है, बट पॉइंट वाइज. तो क्या क्या पॉइंट हमको मेंशन करने हैं? वेल, थोड़ा मैं इसको डाउन कर लेता हूँ. ओके, फर्स्ट पॉइंट, इंडिया हैड इंजॉयड एन इनकम्पेरेबल पोजीशन इन द वर्ल्ड. तो इंडिया की पोजीशन थी वो सबसे वर्ल्ड में यूनिक थी. सुपर पावर हुआ करता था हमारा कंट्री, एंड ऑफकोर्स फ्यूचर में भी होगा. पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं. देयर वॉज अ डिमांड ऑफ इंडियन स्पाइसेस, मुस्लिन, इंडिगो, सिल्क, कॉटन, सिल्क क्लोथ्स इन द यूरोपियन कंट्रीज. तो ये सारी चीज़ें हमारे कंट्री की डिमांड मतलब पूरे वर्ल्ड में डिमांड में थी, स्पेशली इन द यूरोपियन कंट्रीज. Trade between India and Europe was carried out through the land route and the sea route. At the center of these routes was Constantinople, Istanbul in Turkey. So Constantinople से ही सारा ये ट्रेडिंग चलता था. ओके, मैं थोड़ा अपनी इमेज को एडजस्ट कर लेता हूँ. After the conquest of the Constantinople by the Turk Muslim in 1453, the sea route passing through the Constantinople was closed टू द यूरोपियन. सो उन्होंने वो कॉन्स्टेंटिनोपल कैप्चर कर लिया और वो रूट ब्लॉक कर दिया. लास्ट पॉइंट में वही होगा. सो दैट इज़ वाई उन लोगों को सी रूट डिस्कवर करना पड़ा, सिंस दे कुड नॉट डू विदाउट स्पाइसेस. बराबर, यूरोपियन कंट्री में मौसम बहुत ठंडा होता है, तो इंडियन मसालों के बिना वो अपने आप को कैसे गर्म रखेंगे. ओके, सो द यूरोपियन फेल टू नीड द डिस्कवर अ न्यू सी रूट टू इंडिया. ओके, सो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. वेल, इंडिया, वेल क्वेश्चन इज व्हाट रिफॉर्म डिड डलहौजी ब्रिंग अबाउट. वेल, डलहौजी कौन थे? ही इज ए गवर्नर जनरल. ब्रिटिशर्स इंडिया को देखने के लिए एक हेड रखते थे, डेट इज कॉल्ड गवर्नर. एंड डलहौजी के टाइम पे कुछ चेंजेस हुए इंडिया के अंदर, जो मैंने लास्ट में डिस्कस किया था कि कुछ पॉजिटिव साइड्स भी हैं. तो ये वही पॉजिटिव साइड्स हैं. सो लेट्स बिगिन. द फॉलोइंग रिफॉर्म्स वेर इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नर जनरल डलहौजी. The first, this is my favorite point. The first railway line in India between Mumbai and Thane was laid in 1853. तो इंडिया में जो पहली रेलवे स्टार्ट हुई थी वो डलहौजी के टाइम पे हुई थी, और वो इंडिया में मुंबई से थाने के बीच में हुआ था. ओके, अप्रोक्सीमेटली 60 किलोमीटर डिस्टेंस था. ब्रिटिशर्स ने अपने ही एडवांटेज के लिए उसको बनाया था, नॉट फॉर अस. सेकेंड पॉइंट, वायरलेस टेलीग्राफ सिस्टम कनेक्टिंग इंडिया एंड इंग्लैंड वॉज सेटअप. सो कम्युनिकेशन इज़ वेरी की पॉइंट. आज तो हम लोग बिना कम्युनिकेशन के कुछ कर ही नहीं सकते, तो उस टाइम पे तो ज़रूरत थी. एंड दे हैड डेवलप्ड फॉर देयर ओन सेक. पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट वॉज सेटअप. सो पब्लिक के कामकाजों के लिए भी उन लोगों ने डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया था. फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं. इंग्लिश एजुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस. वी ऑलरेडी डिस्कस स्टैंडर्ड 8 कि उन्होंने क्यों इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया था, फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन. एंड द लास्ट पॉइंट, लॉ वेर पास to ban child marriages and permission given to widow remarriages. ये कुछ अच्छी चीज़ें हुई थी उस टाइम पे कि
जो चाइल्ड मैरिजेस थे उन लोगों ने बैन कर दिए थे, और सती सिस्टम तो उन्होंने एबॉलिश कर ही दी थी। तो जो विडोज लेडीज़ रहती हैं तो उनके भी रीमैरिज के लिए उन्होंने कानून इंट्रोड्यूस किया। दस वी कैन कंक्लूड दैट डलहौजी वॉज ए रिफॉर्मिस्ट गवर्नर जनरल। तो उन्होंने इंडिया के अंदर नो डाउट अपना रूल तो इस्टेब्लिश किया, अपना किंगडम भी एक्सपांड किया, बट एनी हाउ उन्होंने कुछ रिफॉर्म भी किए इंडिया के अंदर। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वेर द इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन ऑन द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, 2 और 3 मार्क्स। अगेन ये हम लोग 8 में पढ़ चुके हैं। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जहाँ पे ब्रिटिशर्स अपनी एक स्मॉल आर्मी हर स्टेट को देंगे, और मीन्स वो उनको एक प्रोटेक्शन देंगे, हेल्प देंगे। इससे सारे इंडियन किंग्स लेजी हो गए एंड ब्रिटिशर्स ने अपना रूल इस्टेब्लिश कर ही लिया। वेल, द फेम ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड डिक्लाइन एंड द मराठास हैड बिकम स्ट्रॉन्गर ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ द न्यूट्रलिटी अडॉप्टेड बाय द गवर्नर जनरल जॉन सर। जॉन सर के टाइम पे मराठास बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए थे, एंड एनी हाउ ब्रिटिशर्स का जो सपना था इंडिया पे अपना रूल इस्टेब्लिश करने का, वो थोड़ा कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है। तो क्या हुआ उसके बाद? हिज सक्सेसर वेलेस्ली हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग द कंपनी सुप्रीम इन इंडिया। तो वेलेस्ली जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल थे उनको ये टास्क दिया गया कि अपने हमको जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको सुप्रीम पावर बनाना है इंडिया के अंदर। फॉर दिस पर्पस वेलेस्ली इम्प्लीमेंटेड अ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। अब जितने भी इंडियन स्टेट सब्सिडरी अलायंस सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हैं उनको कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी है। क्या रखनी है? वेल, हियर इज द फर्स्ट पॉइंट। द आर्मी ट्रेन बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी विल बी प्रोवाइडेड टू द स्टेट दैट एक्सेप्ट द सिस्टम। तो जो भी स्टेट ब्रिटिशर्स की सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को अडॉप्ट करता है वो अपनी आर्मी प्रोवाइड करेगा। ओके, इन रिटर्न द स्टेट विल प्रोवाइड द आर्मी एंड गिव अवे द प्रोविंस विद द इक्विवेलेंट इनकम टू द ब्रिटिशर्स, है ना। तो वो अपने किंगडम का एक पर्टिकुलर पार्ट आर्मी को दे देगा। मीन्स आर्मी के लिए एक स्पेशल जोन होता है जहाँ पे वो लोग ट्रेनिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ओके, वो नॉर्मल सिटी से थोड़ा दूरी होता है। थर्ड पॉइंट, द स्टेट विल नॉट वेज वॉर और साइन अ ट्रीटी विद अदर स्टेट्स विदाउट द परमिशन ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो ये जितने भी किंग्स हैं ये कोई दूसरे कंट्री के साथ फाइट नहीं कर सकते और कोई एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकते, तो उनको ब्रिटिशर्स को इन्फॉर्म करना ही होगा। ओके, सो देयर इज नो कोई भी कॉन्फिडेंशियल तो हो ही नहीं सकता। वेल, द फोर्थ पॉइंट, ओके सॉरी थर्ड पॉइंट, द स्टेट विल नॉट वेज वॉर साइन द ट्रीटी विद अदर स्टेट विदाउट द परमिशन ऑफ द ब्रिटिशर्स। फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं, मिस्टेकली पढ़ लिया। देयर विल बी ए इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव इन द कोर्ट ऑफ द स्टेट। जितने भी वो किंगडम है वहाँ पे एक ब्रिटिशर्स रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, बराबर। एंड द लास्ट पॉइंट जिनको मैं चमचा ही बोलूँगा आगे, द स्टेट विल नॉट एम्प्लॉय एनी स्टेट विल नॉट एम्प्लॉय अदर फॉरेन विद सर्विसेज। तो वो किसी भी मतलब बाहर के फॉरेनर स्पेशली फ्रेंच वालों को रोकने के लिए उन्होंने सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस किया था। चलो हम लोग अब फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है विच स्टेट वेयर एनेक्स्ड अंडर द डलहौजी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। तो डलहौजी ने अपना ब्रिटिश एम्पायर बहुत स्प्रेड किया। ओके, उन्होंने कैसे स्प्रेड किया डेट वी ऑल गोइंग टू सी इन दिस क्वेश्चन। 2 से 3 मार्क के क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है। गवर्नर जनरल डलहौजी एनेक्स द फॉलोइंग स्टेट विद द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। तो पहले तो उन्होंने पंजाब पे और पेगू पे अटैक किया। पेगू मीन्स म्यांमार, और स्टैंडर्ड 8 में हम लोग पढ़ चुके हैं। पहले ब्रिटिशर्स ने ड्यू टू रंजीत सिंह अटैक किया नहीं, एंड आफ्टर रंजीत सिंह दे डिड इट। एनेक्सेशन बाय डिफीटिंग द रूलर ऑफ पंजाब एंड पेगू विद इट्स कैपिटल रंगून। अब चलो आगे चलते हैं। एनेक्स्ड सतारा, जेतपुर, संबलपुर, उदयपुर MP वाला, झांसी, भगत एंड नागपुर एज द किंग ऑफ दिस स्टेट हैड डाइड विदाउट हायर। हायर क्या होता है? वारिस, है ना। अगर मैं किंग हूँ तो मेरा वारिस कौन होगा? मेरा सन। ओके, जो मेरे बाद जो किंगडम को हैंड ओवर करेगा। तो उन्होंने इस तरीके से एक रूल पास किया कि जो किंगडम जिनके कोई वारिस नहीं है, हेड नहीं है, वो किंगडम ऑटोमेटिकली ब्रिटिशर्स के अंदर चले जाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने ये सारे स्टेट्स कैप्चर कर लिए। एनेक्स्ड अवध ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ द मिस रूल। मिस रूल मीन्स वहाँ की गवर्नमेंट ठीक से काम कर ही नहीं पा रही है ना। गवर्नमेंट का उसकी पब्लिक पे कोई कंट्रोल नहीं है। सो ड्यू टू मिस रूल वहाँ पे उन्होंने एनेक्स कर लिया अवध को। अवध इज इन प्लेस इन यूपी। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। निज़ाम एनेक्स निज़ाम बेरार प्रोविंस ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ द डेप्ट कलेक्शन।
है ना। अभी जैसे कि हम लोग जानते हैं नीरव मोदी का केस है, नीरव मोदी इंडिया के बहुत सारे बैंक के साथ फ्रॉड करके चला गया, तो हमने क्या किया, उसकी सारी प्रॉपर्टी पे हमने कब्जा कर लिया, इंडियन गवर्नमेंट ने। सेम थिंग उस टाइम पे हुआ था। सो निज़ाम को उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे पैसे दिए थे, एंड जब वो वापस नहीं दे पाए तो उन्होंने उसको अपने अंडर में कर लिया। एनेक्स कर्नाटका एंड तंजौर टू एंड द नेम सेक रूल। तो मीन्स वहाँ के रूलर्स जो थे ना, दे आर ओनली लाइक अ पपेट। पपेट वो कठपुतली वाला शो होता है ना, ऊपर से वो जो क्या करता है तो नीचे वो गुड्डे गुड़िया डांस कर रहे होते हैं। सो तंजौर और कर्नाटक तो बस फॉर द नेम से की किंगडम था, लेकिन चलती इन शॉर्ट ब्रिटिशर्स की थी। ओके, सो दीज आर द पॉइंट दैट यू आर सपोज टू रिमेंबर। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे जो एग्जाम में 3, 4 या 5 मार्क्स में आ सकते हैं, पेपर स्टाइल पे डिपेंड करता है। हियर इज अवर फर्स्ट डिटेल क्वेश्चन आंसर। गिव ब्रीफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द बैटल ऑफ प्लासी। 3 से 4 मार्क में आपको जा सकता है। सो ये जो बैटल ऑफ प्लासी है ये आपको पूरा मेंशन करना है। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है, बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस बिटवीन सिराजुद्दौला एंड द नवाब ऑफ बंगाल एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। बराबर ना, सिराजुद्दौला जो नवाब का बंगाल था, सॉरी नवाब था बंगाल का, और ईस्ट इंडिया कंपनी में ये वॉर हुआ था। पहली चीज़ तो उन्होंने ये बताई। आई थिंक आप लोग यहाँ पे ईयर भी मेंशन कर सकते हो, 1757। ओके, सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बिल्ड द फोर्ट्रेस अराउंड द ट्रेड सेंटर इन कोलकाता ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटी रीजन्स विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम द नवाब। देखो, ब्रिटिशर्स आर पेइंग टैक्सेस टू द नवाब, एंड ब्रिटिशर्स को कुछ भी करना है तो उनको किंग की परमिशन या नवाब की परमिशन तो लेनी चाहिए, बट विदाउट परमिशन वो किला बना रहे हैं, सिक्योरिटी इश्यूज होंगे, पर तो भी नवाब की परमिशन उनको ले लेनी चाहिए थी। एंड दिस मेक द नवाब वेरी एंग्री। लेट्स से क्या करते हैं, दिस फोर्ट्रेस वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द नवाब। सो नवाब ने क्या किया, तुरंत ही वो अपनी आर्मी भेजी और उनकी जितनी भी शिप्स थी सबको जला दिया। तो आपको बस पॉइंट में इतना लिखना है, दिस फोर्ट्रेस वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द नवाब। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। वेल, अ स्मॉल आर्मी लेड बाय द रॉबर्ट क्लाइव रीच्ड बंगाल टू प्रोटेक्ट द कोलकाता ट्रेड सेंटर। अपने सेंटर्स को मतलब सेव करने के लिए एक छोटी सी आर्मी रॉबर्ट क्लाइव के साथ आती है। एंड द ब्रिटिश रियलाइज दैट इट इज़ नॉट ईजी टू डिफीट नवाब। उनको पता था कि नवाब के साथ अगर हम लोग सीधी फाइट लेंगे तो हम लोग नहीं जीत सकते। जब हमको पता है हमारा दुश्मन बहुत ही स्ट्रांग है, हम नहीं जीत पाएंगे, तो हम लोग यहाँ से सोचना शुरू करते हैं, है ना। ब्रिटिशर्स ने भी वही किया। उन्होंने क्या किया, वेल लिसन, मैं अब नेक्स्ट पॉइंट करता हूँ, 6th पॉइंट पे आता हूँ। Therefore रॉबर्ट क्लाइव रिस्टोरेड अ ट्रेचरी एंड हैज अ प्लान टू डिफीट अ नवाब। तो रॉबर्ट क्लाइव ने सोचा और एक प्लान बनाया। नवाब कमांडर इन चीफ मीर जाफर एंड सेठ अमीचंद वाज कॉक्स्ड टू वर्क अगेंस्ट द नवाब। उन्होंने क्या किया, जो उनका सेनापति था, जो कमांडर इन चीफ था मीर जाफर और सेठ अमीचंद, तो उनको कॉन्फिडेंस में लिया और उनको बोला कि अब अपने सारे सीक्रेट्स हमको प्रोवाइड कर दो और हम लोग फाइट करेंगे, आप लोग हार जाओगे। जैसे सिराजुद्दौला हारता है, हम आपको मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देंगे। तो भाई मीर जाफर के मन में लड्डू फूटने लगे। ओके, 8 पॉइंट पे चलते हैं। द ब्रिटिश डिक्लेयर द वॉर ऑफ एट प्लासी ऑन द प्रेटेक्ट दैट द नवाब वॉज अननेसेसरी हैरेसिंग द पीपल। तो ब्रिटिशर्स ने ये बोल के मतलब ये वॉर किया कि नवाब परेशान कर रहा है आम जनता को, इसलिए हम लोग उनके अगेंस्ट में वॉर लड़ रहे हैं। सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ प्लासी। तो ये तो हमारा पहले से ही फिक्स था कि मीर जाफर जो मतलब सेनापति था उसने गद्दारी की। ओके, सो सिराजुद्दौला हार गया। एज ए रिजल्ट मीर जाफर वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल। प्रोमिस किया था तो बना दिया नवाब। द कंपनी गोट अ फ्री होल्ड ओवर द 24 परगनास। 24 परगनास इज अ डिस्ट्रिक्ट जो भी वेस्ट बंगाल में है। आई थिंक मेरे नॉलेज में एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो न्यूमेरिकल से शुरू होता है। एंड द फाउंडेशन ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया वॉज लेड। एंड यहाँ से ब्रिटिशर्स ने अपनी जो बोलते हैं नींव रखते हैं, इंडिया में अपना जो इस्टेब्लिश करना स्टार्ट किया था। ओके, सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। अगेन ये भी 3-4 मार्क में आ सकता है। एक्सप्लेन द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी रूल इन इंडिया। इकोनॉमी मतलब बोलेंगे कि यहाँ के लोगों की परिस्थिति कैसी है, उनकी इनकम लेवल क्या है, इकोनॉमी कैसी चलती है। तो उसका ब्रिटिश कंपनी रूल के टाइम पे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, डेट वी आर गोइंग टू सी। द कंपनी इम्पैक्ट ऑन द कंपनी रूल इन इंडिया। फर्स्ट पॉइंट, India, which had led an inenviable position in the world in the previous century, became merely a country that produced raw material for England and a prospective market for goods produced in
ग्लीस फैक्ट्रीज। इंडिया अब एक ऐसा कंट्री बन चुका है जो ब्रिटिशर्स को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा। ब्रिटिशर्स वो सारा रॉ मटेरियल ले जाएंगे इंग्लैंड में, इंग्लैंड की फैक्ट्री में होगा उनका प्रोडक्शन, तो उनकी तो इंडस्ट्री डेवलप कर रही है, उनका पे तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है, और फिर वो सारा फिनिश गुड्स वो लोग इंडिया और अलग अलग कंट्री में सेल करेंगे एट ए वेरी हाई प्राइस। तो जो इंडिया कंट्री बहुत इकोनॉमिकली पावरफुल हुआ करता था, अब एक तरह से ब्रिटिशर्स की कठपुतली बन गया है। ओके, नाउ बंगाल एक्सपोर्टेड कॉटन क्लॉथ्स, रो सिल्क, शुगर, जूट, मुस्लिन बिटवीन 1708 to 1756. However, the glitter of the economic prosperity faded after the introduction of the dual power policy during the reign of the Robert Clive. So यहाँ पे पहले जो पार्ट है सेकेंड पॉइंट में, उसमें ये मेंशन किया कि हम लोग उनको रॉ मटेरियल क्या भेजते थे, वेल कॉटन क्लॉथ, सिल्क, ये सब, और ये ईयर्स भी दिया हुआ है। बट प्रॉस्पेरिटी जो थी ना इंडियन मार्केट्स की, वो धीरे धीरे अब गायब होने लगी। उसका मेन रीजन क्या था? डुअल पावर पॉलिसी, द्विमुखी शासन भी बोलेंगे। देखो आज क्या होता है कि गवर्नमेंट हमसे पैसे लेती है, हमारे लिए काम करती है। उस टाइम पे क्या होता था कि ब्रिटिशर्स सिर्फ हमसे पैसे लेते थे और उसके लिए उन्होंने बस एक कठपुतली वाला राजा बना के रखा था, तो वो सारे पैसे कलेक्ट करता था, ब्रिटिशर्स को देता था, ब्रिटिशर्स पैसे लेते थे और जाते थे। पर जब वो पैसा पब्लिक पे खर्च करने की बात है तो वो राजा तो बेचारा हेल्पलेस है, तो कुछ कर नहीं सकता है ना। तो बस ब्रिटिशर्स, जो आम पब्लिक है, वो ब्रिटिशर्स और राजा दोनों के बीच में पिस गई थी एक तरह से। ओके, थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। द अनफेयर रेवेन्यू कलेक्शन पॉलिसी बाय द कंपनी मेड बाय द इंडियन प्लीजेंट एज ए डेप्टर। ओके, तो अनफेयर टैक्स कलेक्शन पॉलिसी क्या होता है? सपोज आप लोग अभी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हो और आपने 1000 रुपीज़ का डिनर एंजॉय किया, और आपको जब डिनर का बिल आया तो आपको 1000 का बिल प्लस 5% GST, यानी आपको 1050 रुपीज़ की पेमेंट देनी है ना। 5% एक्सेप्टेबल है, 10% भी चलो ठीक है, बट क्या हो अगर वो 70-80% हो तो ब्रिटिशर्स ने इतना ज़्यादा हैवी टैक्सेस हम पे लगाया था, है ना। अब 1000 का डिनर करने जाओ, 800 रुपीज़ आप एक्स्ट्रा टैक्स का भी भरो, तो उनका जो ये अनफेयर, मतलब गवर्नमेंट टैक्स ले, इट्स ओके, पर एक लिमिटेड अमाउंट तक ले। इन लोगों ने कुछ ज़्यादा ही लिया। ओके, आई होप यू गेटिंग द पॉइंट। फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज द अनफेयर टैक्स ऑन द इंडियन क्लॉथ इंडस्ट्री। सबसे ज़्यादा हमारी हमारा इंडिया का पूरा जो सिस्टम था क्लॉथ पे चलता था, वो पूरा उन लोगों ने बर्बाद करके रख दिया। दे अडॉप्टेड द वेरियस डिसिप्टफुल एंड टू रूइन द प्रॉस्परस इंडियन क्लॉथ इंडस्ट्री विच कोलैप्स कम्प्लीटली। हैवी टैक्सेस लगा के हमारी क्लॉथ इंडस्ट्री को उन्होंने पूरा बर्बाद कर दिया। द इंडियन आर्टिसन बिकम पुअर एंड अनएम्प्लॉयड। बराबर, तो इंडिया में जितने भी आर्टिसन थे, कला वाले थे, पेंटर्स थे, मूर्तिकार थे, सारे अनएम्प्लॉयड हो गए, किसी के पास जॉब नहीं था और बहुत प्रॉब्लम हो गया था। अब हम लोग पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं। द कंपनी ट्रेडर फोर्स द वीवर्स in the Bengal to sign the contract for providing a definite quantity of cloth in a short time. If the weaver refused, he would be punished by being lashed or jailed. उन्होंने क्या किया, अब बहुत सारे वर्कर के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपको इतना क्लोथ तो हमको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो आपको इतनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। सो ड्यू टू सम, और अगर आप नहीं पे कर रहे हो तो आपको जेल में भी डाल दिया जाएगा। इस तरह से बहुत सारे जो फार्मर्स थे, जो कभी अपनी ही ज़मीन पे मालिक हुआ करते थे, बस मजदूर बन के रह गए और वो अपने ही खेतों में आज नौकर बन के काम कर रहे हैं। ओके, उनकी कंडीशन इमेजिन करके यू कैन फील। ओके, 7 पॉइंट पे आते हैं, सेकेंड लास्ट। द इंडियन विलेजेस वेर सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्परस बिफोर द अराइवल ऑफ द कंपनी। कंपनी रूल के आने से पहले इंडिया के सारे जो विलेजेस थे बहुत ही प्रॉस्परस थे। एंड दे बिकेम डिपेंडेंट एंड पुअर अंडर द कंपनीज रूल। तो कंपनी रूल के वजह से क्या हुआ, वो सारे के सारे जितने भी विलेजेस थे सब पुअर हो गए। इन दिस वे द कंपनी रूल हैड एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, कॉटन इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो कंपनी रूल की वजह से हमारा एग्रीकल्चर तो मतलब डामाडोल हो ही गया, हमारी कॉटन इंडस्ट्री भी पूरी कोलैप्स कर गई और ट्रेड एंड कॉमर्स तो सत्यानाश हो गया। ओके, सो दीज आर द सेकेंड आंसर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, डेट इज, ओहो ये थोड़ा ऊपर निकल गया। ओके, आप लोग टेक्स्ट बुक में थोड़ा एडजस्ट कर लेना। एक्सप्लेन द सोशल इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी रूल इन इंडिया।
ओके, थोड़ा विजिबल नहीं है बट मुझे याद है. सो द सोशल इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी रूल इन इंडिया. क्वेश्चन अब थोड़ा ज़्यादा हाइट पे चला गया है, सो बड़ा आंसर था तो एडजस्ट नहीं हो रहा था. तो ओके, पहली चीज़, पहले क्वेश्चन का पॉइंट समझते हैं कि कंपनी रूल का हमारे सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा. वेल, द फ्रीडम ऑफ स्पीच थॉट डेवलपमेंट अमंग द पीपल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर की जो परंपरा थी वो ब्रिटिश रूल के टाइम पे ही शुरू हुई थी. एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच का आया था. आप किसी भी चीज़ के बारे में क्या सोचते हो, आपका पर्सनल व्यू है, बराबर. नाउ सेकेंड पॉइंट, सर्टेन रॉन्ग कस्टम, राइट्स एंड रिचुअल्स लाइक सती सिस्टम, फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड चाइल्ड मैरिजेस प्रिवेल्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द 18th and 19th century. राजा राम मोहन रॉय, दुर्गाराम मेहता, बैरम जी मलबरी and other stalwart where the instrument was getting the law passed in preventing these practices with the help of the Britishers. ये जितने भी मैंने नाम पढ़े ना, राजा राम मोहन रॉय, जितने भी हैं, ये सारे के सारे लोगों ने देखा कि चलो हमारा कंट्री अभी उसको मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट हैंडल कर रही है, तो उन्होंने जाके उनको कन्विंस किया कि ये कुछ ख़राब प्रथाएं हमारे अंदर, प्लीज़ आप इन्हें रिमूव कीजिए. एंड उन्होंने इसको रिमूव किया. देखो, हर चीज़ के दो साइड होते हैं, तो ये कुछ अच्छी चीज़ें थी जो हमारी सोसाइटी में हुई ड्यू टू द ब्रिटिशर्स. ओके, थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं. एज द एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क इन इंडिया वॉज इंग्लिशाइज्ड मीन्स हर जगह अब इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिल रही है. देयर वॉज अ डिमांड फॉर पीपल विद द नॉलेज ऑफ इंग्लिश ड्यू टू द एंडोवर ऑफ द लॉर्ड मैकॉले. इंग्लिश एजुकेशन बिगेन टू इंडिया. तो उनकी वजह से एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बिल्ट हुआ जहाँ पे बहुत सारे इंग्लिश बोलने वाले पढ़े लिखे नौजवानों की उनको ज़रूरत पड़ने लगी, और हमारा कल्चर अब थोड़ा थोड़ा उसमें इंग्लिश लैंग्वेज का इम्पैक्ट आने लगा. फोर्थ पॉइंट, यूनिवर्सिटी एट मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता वेर इस्टेब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चार्ल्स वुड. सो ये 3 यूनिवर्सिटी थी जो मतलब चार्ल्स वुड के रिकमेंडेशन पे हमारे यहाँ पे स्टार्ट की गई. सो ब्रिटिश रूल पे इंग्लिश यूनिवर्सिटी भी इस्टेब्लिश हुई. Next point, English education led the emergence of the new class of the educated Indians. From among them, Raja Ram Mohan Roy, Durgaram Mehta, repeat हो रहा है, Nav Narmad, महिपत राम, रूप राम, करसन दास मुलजी, बैरम जी मलबरी आर द प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर. तो ये जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स थे, इन्होंने एक सोसाइटी के अंदर नए नए चेंजेस लाना स्टार्ट किया. देयर वर्क गेव अ मोमेंटम टू द प्रोसेस ऑफ द सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया. तो यहाँ से कहीं ना कहीं सोसाइटी को एक अलग डायरेक्शन में ले गए. दिस वेर अ नोटेबल एस्पेक्ट फॉर इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी रूल इन इंडिया. स्टूडेंट्स, आपको मैंने लास्ट टाइम MCQ दिए थे, तो वो भी एक बार डिस्कस करना तो बनता ही है. सो लेट्स बिगिन. वेल, पहला क्वेश्चन था, हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया. किसने किया था? वेल, आंसर इज वास्को द गामा, ऑप्शन सी. बराबर, मैंने यहाँ पे सारे आंसर मेंशन किए हुए हैं. ओके, सी ऑप्शन था. सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं. ड्यूरिंग हुज टेन्योर द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश इन इंडिया. किसके टाइम पे हुआ था? वेल, आपको याद रखना है ऑप्शन बी, डलहौजी. ओके, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? वेल, ऑप्शन A, B, D में रीड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो सब सही है. ऑप्शन सी गलत है. क्या गलत है वो भी आपको बताता हूँ. द कंपनी गॉट अ दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा ड्यू टू द बैटल ऑफ. वेल, सही आंसर था बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर. लेकिन यहाँ पे प्लासी गलत लिखा है, और आपको इन 4 स्टेटमेंट में से गलत स्टेटमेंट पिक करना है, जो ऑप्शन सी है. फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं. हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया. कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे. आंसर में लिखा हुआ है ऑप्शन ए. ओके, एंड द लास्ट ऑफ आवर चैप्टर, विद whom did the British fight the third war of Mysore. आंसर टीपू सुल्तान, ऑप्शन है. तो यहाँ पर हमारा Q&A सेशन ओवर होता है. इमेज ऐप पे आपको इसका PDF भी मिल जाएगा. आई होप यू आर एंजॉइंग. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे. एंड यहाँ पर मैं अपना रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ.